हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट संतोष कुशल नारसरिया। दोस्तों, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार द फैमिली मैन का सेकंड सीजन रिलीज हो ही गया। इसके फर्स्ट सीजन में ऑपरेशन जुल्फिकार के थ्रू हमें यह दिखाया गया था कि किस तरह से आईएसआई के टेररिस्ट इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा इंसिडेंट दोहराना चाहते हैं। वो पूरा मिशन क्या था, किस तरह से हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर श्रीकांत यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी एफिशिएंसी दिखाकर किस तरह से उस ऑपरेशन को क्रैक डाउन करते हैं, कितने सफल हो पाते हैं, कितने नहीं हो पाते हैं, ये पूरा फर्स्ट सीजन में दिखा दिया गया था। और यहीं पे जो फर्स्ट सीजन में जो क्लिफ हैंगर छोड़ा गया लास्ट एपिसोड में, कहानी सेकेंड सीजन में वहीं से आगे बढ़ती है, जहां हमें ये दिखाया गया है कि जुल्फिकार का मास्टरमाइंड, उससे जुड़ा हुआ एक बहुत टॉप एग्जीक्यूटिव दर्शन कुमार इस बार अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए तमिल लिबरल वॉर के रिबेल्स के साथ हाथ मिला लेता है। और पूरा सेकेंड सीजन श्रीलंका में बस रहे तमिलियंस, उनके रिबेल वॉर्स, उनके रिबेल ग्रुप्स के ऊपर ही बेस्ड है। किस तरह से ये सारे तमिलियंस मिलकर अपने रिबेल ग्रुप्स फॉर्म किए हुए हैं, इनके इंटेंशंस क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर किस तरह का ये अटैक प्लान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस सेकेंड सीजन में दिखाई गई हैं। फर्स्ट सीजन में 10 एपिसोड्स थे, इसमें 9 एपिसोड हैं। और सीरीज के प्लस पॉइंट्स पर बात करने से पहले मैं हाईलाइट करना चाहूँगा सेकेंड सीजन के कुछ बहुत ही स्टार्कली एविडेंट वीकनेसेस पर। सेकेंड सीजन में इसकी सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि इसमें यह दिखाया है कि मनोज बाजपेयी इंटेलिजेंस का अपना काम छोड़ चुके हैं और पिछले 1 साल से वो एक आईटी फर्म में जॉब कर रहे हैं। ये जॉब उनको उनके भाई के रेफरेंस से मिला है, ठीक है। लेकिन इस 1 साल में जिस तरह की लैविश लाइफस्टाइल उनकी हो गई है, फैमिली मैन के फर्स्ट सीजन में तो मियाँ बीबी के बीच में, मनोज बाजपेयी और प्रियमणि के बीच में यही बात को लेकर झगड़ा होता था कि घर के खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं, आप ऐसी इतनी नौकरी क्या कर रहे हो जहाँ पे आप 24 घंटा इन्वॉल्व रहते हो तो भी आपको पैसे और पगार के नाम पे चिल्लर ही मिलती है। तो वो टाइम पे ये चीज़ सेट हो गई थी कि मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है, तो 1 साल में इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया कि आदमी के पास आज ह्यूंडई वर्ना भी है, ये महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में लंच करता है, डिनर करता है, अपना फ्रेंड तलपड़े यानी कि शारिब हाशमी को भी वो बार बार ट्रीट देते रहता है लैविश जगहों पे, महंगे रेस्टोरेंट्स में। तो इतना पैसा 1 साल में इसके पास कहाँ से आ गया? प्लस इसने एक घर भी अपने लिए नया बुक कर लिया है। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी अनकन्विंसिंग लगी। उसमें भी जो इसका बॉस बताया है, उसको बताया कि इज वन ऑफ द यंग मोस्ट सक्सेसफुल सीईओज ऑफ द कंट्री, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है, दिस एंड दैट। जिस तरह का चूजा उसको बताया, जिस तरह का कॉमेडी कैरेक्टर उसको बताया, ये चीज़ टैली नहीं हुई। मनोज बाजपेयी के पास अगर एक आईटी जॉब बताया, उसका जॉब क्या है, इंटेलिजेंस का आदमी आईटी में किस तरह से सेट हो सकता है, उसका प्रोफाइल क्या है, कुछ भी नहीं दिखाया है। पूरे पूरे टाइम ऑफिस में बैठ के उसको फोमो वाला जो डायलॉग आपको दिखेगा ट्रेलर में, फोमो होते रहता है, वो फील करते रहते हैं काश मैं फील्ड पर होता, मैं मेरा इंटेलिजेंस का काम कर रहा होता। सो ही इज करेंटली डिससेटिस्फाइड विथ हिज आईटी जॉब, दैट इज ग्रांटेड, दैट इज टेकन। लेकिन 1 साल से वो कर रहा है तो इतना पैसा उसके पास आ गया, तो मतलब महीने का 2-3 लाख का उसका पैकेज होगा। तो उसको इतना टाइम कहाँ से मिल गया कि वो अपना सारा काम छोड़ के वो अपने पर्सनल काम और अपने वो शारिब हाशमी के टच में रह के सारी अपडेट्स लेते रहता है, कौन से मिशन पे तू क्या काम कर रहा है, दिस एंड दैट। हमेशा उसको अपना पर्सनल काम में इन्वॉल्व और इंडल्ज बताया है और उसके बॉस को उसके ऊपर यही गुस्सा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मिसमैच लगी और फोर्स लगी, ये सब दिखाने की इतनी ज़रूरत थी नहीं। दूसरी चीज़, तमिल सिविलियन वॉर छोड़ के आपने इतना बड़ा एक इशू उठाया, उसको आप स्पॉटलाइट में लेकर आए, उसके कोर प्लॉट पे ध्यान देने के बजाय ये लोगों ने सप्लीमेंट्री चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया। कहानी अच्छी चलती है, एक सीरियस टोन में चलती, अचानक से फिर ये शरद केलकर और ये प्रियामणि का चक्कर चालू हो जाता है। रिलीज के पहले भी प्रमोशन इस बात को लेकर हो रहा था कि आखिर इनके बीच में लोनावाला में क्या हुआ। अरे भैया, जिसने भी फर्स्ट सीजन देखा है ध्यान से, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी, ये बहुत इजीली पता लगा लेगा कि भैया लोनावाला में इनके साथ जो हुआ वो इन लोगों ने सेक्स किया और कुछ नहीं किया। उस रात में इनके बीच में इन्फैचुएशन डेवलप हुआ, इन लोगों ने सेक्स किया एंड दैट टॉपिक इज डन एंड डस्टेड। तो उस चीज़ को तुम प्रमोट करने पे, उसको हाईलाइट करने पे, उसको स्पॉटलाइट लाने की कोशिश जो तुमने की है, इतना मेहनत राज एंड डीके ने इस कोर प्लॉट पे किया होता, तमिल
सिविल वॉर को सामने लाने की लोगों ने कोशिश की होती, उसके ऊपर मेहनत करके रिसर्च की होती, तो मजा आता है वेब सीरीज देखने में। वेब सीरीज अच्छी है, देयर इज नो डाउट इन दैट, लेकिन वही बात है, कहानी अच्छी चल रही होती है, फिर ये शरद केलकर और प्रिया मणि का एंगल जबरदस्ती फोर्स्ड डाला जाता है। शरद केलकर और प्रिया मणि मिलके कहानी को किसी भी डायरेक्शन में नहीं ले जाते हैं। दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू द ओवरऑल नैरेटिव। तो ये चीज एलिमिनेट कर देनी चाहिए थी। ये कोई कानून नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कि पहला सीजन आपने 10 एपिसोड का बना तो दूसरा आपको कम से कम 9 एपिसोड का बनाना ही चाहिए। 4 से 5 एपिसोड में, 6 एपिसोड में मैक्स ये वेब सीरीज बना के इनको खत्म करनी चाहिए थी सेकेंड सीजन फैमिली मैन का, जहां पे सिर्फ और सिर्फ फोकस तमिल सिविल वॉर पर होना चाहिए था। ये चीज इसमें बहुत बड़ी खामी लगी। तीसरा वही बात है, राज एंड डीके ने अपना पल्ला झाड़ लिया फर्स्ट सीजन में भी और सेकंड सीजन में भी। फर्स्ट सीजन में जो इन्होंने कहानी दिखाई, जिस तरह से जुल्फिकार पूरा ऑपरेशन दिखाया, दैट इज वेरी कॉमन। टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, हजारों तरह की रॉ ओरिएंटेड फिल्में, रॉ एजेंट्स जिसमें दिखाते हैं, जिसमें टेररिस्ट ग्रुप्स दिखाते हैं, उनमें सारे में यही कहानी कॉमन रहती है। कोई ना कोई ब्लास्ट होने वाला होता है, कोई ना कोई गैस लीक करवानी है, तो ये चीज़ कॉमन थी। उसी टेम्पलेट को इन लोगों ने यूज़ किया। फर्स्ट सीजन में ये चीज़ चल गई। लेकिन सेकेंड सीजन में जहां पर आप एक बहुत ही बर्निंग इशू उठा रहे हो, तमिल सिविल वॉर, एलटीटीई के ऑपरेशंस इंडिया में रियल हैं। ये 50 साल 60 साल से भी पुराने जो जंग है वो आज भी चली आ रही है। ये लोग अंदर ही बैठे हैं। ये लोग जुल्फिकार की तरह बाहर से कोई आके यहाँ पे टेरर नहीं करने वाला है। दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट। ये लोग अंदर ही बैठे हैं। ये चीज़ और भी ज़्यादा भयावह है, और भी ज़्यादा खतरनाक है, और भी ज़्यादा टेंस्ड है। तो आपको नैरेटिव भी उतना ही टेंस्ड रखना चाहिए था, जो इन लोगों ने 80-90% तक रखा भी। लेकिन वही बात है, बार बार प्रिया मणि और शरद केलकर का बीच में एंगल आ जाता है, तो जो एक टेम्पो चल रहा होता है सीरियसनेस का, वो चीज़ फिज ऑफ हो जाती है। ये इसमें सबसे बड़ी गलती है। और राज एंड डीके ने लास्ट सीरीज में तो इनका चल गया, लास्ट सीजन में इनका चल गया, लोगों ने अपना पल्ला झाड़ दिया कि द एंटायर स्टोरी इज बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में और आए दिन न्यूज़ चैनल पर जो आप देखते रहते हो, उसी के ऊपर वो कहानी बेस्ड है। उसमें वो भी दिखाया था किस तरह से बीफ के ऊपर बैन लगा हुआ है, किस तरह से वहाँ पे लोगों का बोलते हैं ना, मुसलमान और हिंदू का टेंशन चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें फर्स्ट सीजन में चल गई। सेकेंड सीजन में आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही बर्निंग इशू स्पॉटलाइट में लाने की कोशिश की है, तो उसके लिए आपको रिसर्च करना ज़रूरी था। तमिल सिविल वॉर क्या है, एलटीटीई के ऑपरेशंस क्या हैं, आपने ऊपर से तो दिखा दिया, सरफेस लेवल पर टच कर दिया, लेकिन ये लोग ऐसे हैं तो क्यों हैं, इनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इनकी कहानी क्या है, वो चीज़ दिखाने पे आपका फोकस रहना चाहिए था। उसके लिए लगती है रिसर्च। अब आप ये चीज़ पल्ला झाड़ नहीं सकते कि द प्लॉट इज बेस्ड ऑन न्यूज स्टोरीज एंड दिस एंड दैट। सो ये एक मिसमैच यहाँ पे लगा, रिसर्च की कमी लगी मुझे इस वेब सीरीज पे। अब मैं बात करना चाहूँगा इसके पॉजिटिव्स की। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट फैमिली मैन के सेकंड सीजन का है सामंथा अक्कीनेनी। ये लड़की, ये हीरोइन सब पर भारी पड़ गई। ये हीरोइन प्लॉट पर भारी पड़ गई, ये हीरोइन मनोज बाजपेयी जैसे वेटरन एक्टर पर भारी पड़ गई, ये हीरोइन शारी वाशमी पर भारी पड़ गई, सबको कच्चा चबा गई है अपनी आउटस्टैंडिंग फैंटाबुलस परफॉर्मेंस से। सामंथा अक्कीनेनी को नेशनल अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, जितने अवार्ड वो दे दो, ओनली बिकॉज जिस तरह से अमजद खान ने गब्बर सिंह को अमर कर दिया, हीथ लेजर ने जोकर को अमर कर दिया, मर्लन ब्रांडो ने डॉन वीटो कोरियानो को अमर कर दिया, उसी तरह से आज सामंथा अक्कीनेनी ने राजी के कैरेक्टर को अमर कर दिया। फैंटाबुलस परफॉर्मेंस। डू वॉच आउट दिस सीजन ऑफ फैमिली मैन ओनली एंड ओनली फॉर सामंथा। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, नो डाउट इन दैट। ऐसा कैरेक्टर बॉलीवुड में हार्डली कभी लिखा जाता है, और इसमें सामंथा को इतना बड़ा मौका मिला एंड शी हैज़ कम्प्लीटली नेल्ड इट। घुस गई वो अपना सब कुछ, शी हैज़ ब्लड स्वेट जितना था सब कुछ इस कैरेक्टर में उसने लगा दिया, जो स्क्रीन पर काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है। सिंपली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। दूसरा, मनोज बाजपेयी तो अच्छे एक्टर हैं ही, इज़ अ वेटरन, लेकिन सामंथा का कैरेक्टर ग्राफ, उसका कैरेक्टर बिल्टअप और उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा टावरिंग थी कि मनोज जी कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट हो गए। जो फोमो हुआ, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, वो चीज़ मनोज बाजपेयी के साथ हो गई फैमिली मैन के सेकेंड सीजन में, बिकॉज एवरीथिंग गॉट एम्पावर्ड बाय सामंथा।
पूरी सीरीज ये लड़की अकेले अपने कंधे पर खींच कर लेकर गई एंड वाह, मजा आ गया इसकी परफॉर्मेंस देख के। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है सीरीज का एंगेजमेंट फैक्टर। फर्स्ट सीजन के मुकाबले सेकेंड सीजन की राइटिंग काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और टॉट है, अच्छी राइटिंग है, थ्रिल फैक्टर बहुत जबरदस्त है। स्पेशल मेंशन ऑफ द सीक्वेंस जहां पे मनोज वाजपेयी सक्सेसफुली सामंता को अपने कब्जे में कर लेते हैं और बाद में सामंता से रिलेटेड उनके जो रिबेल ग्रुप के लोग हैं किस तरह से सामंता को पुलिस स्टेशन पे अटैक करके छुड़ाने आते हैं, वो सीन ज़रूर देखना। कमज़ोर दिल वालों के लिए वो सीन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, वो सीन आपका रोंगटे खड़े कर देगा। सिंपली आउटस्टैंडिंग, जो भी फिस्ट फाइट के सीन्स है, जो भी बैकग्राउंड स्कोर है, जो जिस तरह से स्क्रीन प्ले इसका लिखा गया है, it is top notch, it is top notch. One of the it places the second season of Family Man in one of the most coveted, in one of the most respected web series produced in Bollywood. ये वेब सीरीज स्पेशली सामंता के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। राजी का कैरेक्टर आपके दिमाग से निकालना इम्पॉसिबल है। परफॉर्मेंस में सभी लोगों ने बाजी मारी, जिसका जो काम था परफेक्ट उसने किया और सामंता ने सबको ओवर पावर कर लिया अपनी परफॉर्मेंस से। बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है। ओवरऑल जो सेटअप है प्लॉट का, जिस तरह का खर्चा किया है, इस बार थोड़ा लेविश खर्चा किया गया क्योंकि कुछ सेटअप, कुछ इनके कनेक्शंस लंदन में भी दिखाए गए हैं, तो लंदन में भी कुछ शूटिंग की गई है। सो ये लगा कि भैया फर्स्ट सीजन इनका अच्छा खासा चल गया, नाउ दे हैव बिग बजट्स फॉर द सेकेंड सीजन। अमेजोन प्राइम भी काफ़ी कॉन्फिडेंट था इसकी रिलीज को लेकर। सो बजट वाइज, ओवरऑल एग्जीक्यूशन वाइज, प्लॉट सेटअप वाइज, एक टॉट थ्रिलर के मापदंडों पर ये वेब सीरीज जरूर खरी उतरती है। एंगेजमेंट फैक्टर है, एंटरटेनमेंट फैक्टर है, कॉमेडी वॉमेडी सब अच्छी तरह से अपनी अपनी मात्रा में बराबर है। सो वो चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। हर टाइप का, हर एक एज वर्ग का आदमी इस वेब सीरीज को जरूर एंजॉय करेगा। कुछ सीन्स हैं, जैसे मैंने बोला कि जब सामंता को छुड़ाने आते हैं उसके ग्रुप वाले, एक वो सीन। दूसरा, जब लास्ट एपिसोड में मनोज वाजपेयी के साथ एक कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, उनका एक फैमिली मेम्बर कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता, तो वो जो सीन है दैट इज़ अगेन वेरी वेरी बोलते ना, दिल दहला देगा वो सीन। तो वे दो सीक्वेंस है बहुत ज़्यादा अच्छे वे में लिखे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं नरेशन को, और ये आपको आपकी सीट से ज़रूर बांधे रखेंगे। देयर इज़ एन ऑफुल फैक्टर इन दिस। मज़ा आ जाएगा ये वेब सीरीज देखकर, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। एंटरटेनमेंट वगैरह सब कुछ टॉप नॉच है। सो माई राउडी रेटिंग फॉर द सेकेंड सीजन ऑफ फैमिली मैन विल बी 4 out of 5 and for Samantha Akineni it will be 5 out of 5. It's a performance to watch out for. सो आपको फैमिली मैन का सेकंड सीजन कैसे लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन पॉपअप होगा उसे भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपना नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फायरवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज साइमल्टेनियसली चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा किसी ना किसी वेब सीरीज या मूवी के रिव्यू के साथ, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, मेरे चैनल पर आते रहो। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।